आज अपन क्या है कि राष्ट्रीय आय के बारे में चर्चा करेंगे। जो क्या है कि सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो या थर्ड ग्रेड हो, उसमें क्या है कि एक कॉमन टॉपिक है जिसमें से कि राष्ट्रीय आय है, उसमें से कम एक या दो क्वेश्चन आते ही हैं हर भर्ती के अंतर्गत। तो अपन आज क्या करेंगे, राष्ट्रीय आय के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का सबसे पहले अनुमान है ना दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1868 में लगाया गया था। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का पहला अनुमान किसके द्वारा लगाया गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और कब लगाया गया था? 1868 में लगाया गया। उस समय क्या है कि प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये और देश की राष्ट्रीय आय 340 करोड़ रुपए बताई गई थी। प्रति व्यक्ति आय की थी 20 रुपये और राष्ट्रीय आय 340 करोड़ रुपए थी। दादा भाई नौरोजी द्वारा जो पुस्तक है उसका नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी है, उन्होंने क्या कि एक पुस्तक लिखी थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी पुस्तक में क्या कि धन के निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश इन इंडिया। इसके अंतर्गत उन्होंने धन के निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। धन के निष्कासन का जो सिद्धांत है उसका क्या है कि उन्होंने प्रतिपादन किया। फिर है कि फिंडले सिरोज के द्वारा 1911 में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया। भारत में राष्ट्रीय आय है उसका सर्वप्रथम वैज्ञानिक क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किनके द्वारा किया गया था? VKRV राव के द्वारा 1931-32 में किया गया। इसीलिए इन्हें राष्ट्रीय आय की लेखा प्रणाली के जनक कहते हैं। राष्ट्रीय आय है उसकी लेखा प्रणाली है, उनके जनक किसको कहते हैं? VKR राव को कहते हैं। राष्ट्रीय आय समिति का गठन है वो 4 अगस्त 1949 में PC महालनोबिस के द्वारा नोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? PC महालनोबिस की अध्यक्षता में 4 अगस्त 1949 को। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? 4 अगस्त 1949 में किया गया। और इस समिति के सदस्य 2 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। सदस्य कौन कौन से? गॉडगिल और VKRV राव थे। और सलाहकारी सदस्य है वो साइमन कुटनेट थे। सहकारी सदस्य साइमन कुटनेट्स थे। आर्थिक वृद्धि की गणना के लिए राष्ट्रीय आय का सबसे पहले प्रयोग है ना जो प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स ने 1934 में किया था। 1934 के अंतर्गत किया। फिर है इसके अंतर्गत ये है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन है CSO, इसको कहते हैं CSO। भारत में राष्ट्रीय आय का व्यवस्थित अनुमान लगाने के लिए गठन किया गया। भारत में राष्ट्रीय आय है उसका व्यवस्थित अनुमान लगाने के लिए किस संगठन का गठन किया गया? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। इसका गठन कब किया गया था? 2 मई 1951 को। और उसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली के अंतर्गत है। फिर मंत्रालय सांख्यिकीय तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय है और पूरा नाम क्या है? CSO है जो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन है, उसका पूरा नाम क्या है? केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। और वर्तमान 23 मई 1919 से। फिर है कि वर्तमान में CSO का जो CSO है उसका विलय राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय NSO में कर दिया गया। कब से कर दिया गया? 23 मई 2019 से। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का प्रकाशन CSO NSO के द्वारा किया जाता है। पहले CSO के द्वारा था और वर्तमान में क्या है कि NSO के द्वारा किया जाता है। राजस्थान में राज्य आय के आंकड़े आर्थिक व सांख्यिकीय निदेशालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। राजस्थान के अंतर्गत जो आय के आंकड़े हैं वो क्या? आर्थिक व सांख्यिकीय निदेशालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। आर्थिक विकास का माप स्थिर मूल्य पर GDP MP को माना जाता है। आर्थिक विकास का जो माप है वो क्या कि स्थिर मूल्य पर GDP MP के द्वारा को माना जाता है। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि व देश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आर्थिक विकास का सूचक होती है। जैसे वास्तविक प्रति व्यक्ति आय है उसमें वृद्धि है वो देश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार और आर्थिक विकास का सूचक है। फिर है राष्ट्रीय आय की कुछ परिभाषाएं हैं। किसी एक देश का क्रम तथा पूंजी उसके प्राकृतिक साधनों पर क्रियाशील होकर प्रति वर्ष भौतिक वस्तुओं व अभौतिक वस्तुओं का एक शुद्ध योगफल पैदा करता है जिसमें सभी प्रकार की सेवाएं सम्मिलित होती हैं। यही उस देश की वास्तविक शुद्ध वार्षिक आय या देश का राजस्व या राष्ट्रीय लाभांश है। ये किसकी है? मार्शल की। एक दो बार देख लीजिए इसको और अच्छे से कि एक दो कीवर्ड याद कर लीजिए, क्योंकि उसमें से अगर कीवर्ड को आप पकड़ लेंगे तो उसमें आपकी परिभाषा सही हो जाएगी। जैसे संक्षिप्त में इसको छोटे रूप में कैसे कर सकते हैं? एक देश में
एक वर्ष में वर्ष की समय अवधि में राष्ट्रीय आय को भौतिक वस्तुओं और अभौतिक वस्तुओं के शुद्ध उत्पादन के योग के रूप में परिभाषित किया जाता है। राष्ट्रीय आय समाज की वस्तुपरक आय का वह भाग है जो कि मुद्रा में मापा जाता है और इसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है। ये किसने कहा था? पिगू ने कहा था। पिगू ने क्या कहा था? राष्ट्रीय आय समाज की वस्तुपरक आय का वह भाग है जो कि मुद्रा में मापा जा सकता है। इसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है। फिर संक्षेप में राष्ट्रीय आय को उत्पादन की मुद्रा में मापनीय मूल्य के योग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अगली परिभाषा है इसमें क्या है कि जो राष्ट्रीय लाभांश अथवा आय में केवल क्या है कि अंतिम उपभोक्ता के द्वारा प्राप्त सेवाएं सम्मिलित होती, चाहे वे भौतिक या मानवीय वातावरण से प्राप्त हो। इस प्रकार एक पियानो या ओवरकोट जो मेरे लिए इस वर्ष बनाया गया है, इस वर्ष की आय का भाग नहीं है, वरन पूंजी में वृद्धि है। केवल इन वस्तुओं द्वारा मेरे लिए वर्ष में की गई सेवाएं ही आय है। ये किसने की थी? फिशर ने की थी। एक दो बार इसको अच्छे से पढ़िए तो पढ़ने से ये याद हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई ऐसा ट्रिक नहीं है जिससे कि आप उसको याद कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय वस्तुओं व सेवाओं का वह शुद्ध उत्पादन है जो एक वर्ष की अवधि में देश की उत्पादन प्रणाली से अंतिम उपभोक्ता के हाथों में पहुंचाता है। ये साइमन कुडनेट्स ने की थी। राष्ट्रीय आय की कुछ विशेषताएं, जैसे राष्ट्रीय आय का संबंध एक देश की अर्थव्यवस्था से होता है। जो एक देश होता है उस एक देश की अर्थव्यवस्था से होता है। जीडीपी की गणना में एक देश से अभिप्राय भौगोलिक सीमा से होता है। जीडीपी की गणना है उसमें एक देश से अभिप्राय क्या होता है? एक देश की भौगोलिक सीमा से होता है। राष्ट्रीय आय का संबंध एक निश्चित अवधि से होता है जो सामान्यतः क्या है कि एक वित्तीय वर्ष की होती है। भारत में एक वित्तीय वर्ष कहाँ है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। राष्ट्रीय आय का संबंध आर्थिक क्रियाओं से होता है, अनार्थिक क्रियाओं से नहीं। मतलब राष्ट्रीय आय का संबंध होता है वो किससे होता है? आर्थिक क्रियाओं से होता है, अनार्थिक क्रियाओं से नहीं। राष्ट्रीय आय का संबंध उत्पादन आर्थिक क्रियाओं से होता है, ना कि अनुत्पादक क्रियाओं से। राष्ट्रीय आय की गणना में अंतिम उपभोग वस्तु व सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है, अर्थात मध्यवर्ती व अर्धनिर्मित वस्तुओं को सम्मिलित नहीं किया जाता है। क्योंकि जो राष्ट्रीय आय की विशेषता उसमें क्या है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। उनमें से एक क्या है कि जैसे कि यह है कि राष्ट्रीय आय है, यह बता दिया राष्ट्रीय आय का संबंध उत्पादन आर्थिक क्रियाओं से होता है। लेकिन वह क्या आपको ये भी दे सकता है राष्ट्रीय आय का संबंध उत्पादक अनार्थिक क्रियाओं से होता है, ये वाक्य उसका क्या है कि गलत होगा। राष्ट्रीय आय की गणना में अंतिम उपभोग वस्तु व सेवाओं को सम्मिलित किया जाता था, मध्यवर्ती व अर्धनिर्मित को सम्मिलित नहीं किया जाता। राष्ट्रीय आय एक प्रकार का प्रवाह है, ना कि स्टॉक है। राष्ट्रीय आय का ये क्या है कि एक तरह का प्रवाह है, चलता रहता है, ये एक तरह का स्टॉक नहीं है। राष्ट्रीय आय की गणना में मूल्यह्रास को नहीं जोड़ा जाता है। राष्ट्रीय आय का संबंध समष्टि अर्थशास्त्र से होता है। अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं होती है, व्यष्टि और समष्टि। हिंदू वृद्धि दर, ये हिंदू वृद्धि दर से क्या अभिप्राय है? इस अवधारणा का प्रतिपादन प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा किया गया था। हिंदू वृद्धि दर है, इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा किया गया। इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रथम 3 वर्ष, भारतीय अर्थव्यवस्था प्रथम 3 वर्ष है ना, 3 वर्ष 1950 से 80 या 3 दशक को हिंदू वृद्धि दर के नाम से संबोधित किया है। इसका संबंध क्या है कि 3 से 4% तक होता है, सामान्य 3.5% से होता है। फिर है कि एक अन्य जैसे किसकी अवधारणाएं होती है, अन्य अवधारणाएं जैसे निजी आय। निजी आय में क्या है कि सभी निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादित आय अथवा अन्य किसी स्रोतों से प्राप्त आय एवं निगमों द्वारा रखी गई आय शामिल की जाती है निजी आय के अंतर्गत। प्राइवेट इनकम है जैसे एनएनपी, एफसी प्लस टीपी और यह है, और आईपीडीसी एसएस, इसको यह कि यहाँ आईपीटी इसको क्या कहते हैं, जैसे कि ये आई टीपी है, इसको कहते हैं सरकार व विदेशों से प्राप्त हस्तांतरण भुगतान। फिर है आईपीडी, आईपीडी है सार्वजनिक ऋण पर ब्याज। सीएसएस है उसको कहते हैं सामाजिक सुरक्षा अंशदान। और फिर पीयू ये है सार्वजनिक उपकरणों के अतिरिक्त लाभ है। ये निजी आय, निजी आय के अंतर्गत ये होता है। निजी आय ज्ञात करनी होती है तो इनमें क्या है कि ये इंक्लूड कर देते हैं तो निजी आय प्राप्त होती है। फिर व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत आय उन सभी आय का योग होती है जो वास्तव में व्यक्तियों अथवा घरेलू क्षेत्र के द्वारा प्राप्त होती हैं। और व्यक्तिगत और पीआई पर्सनल इनकम, व्यक्तिगत आय ज्ञात करनी होती है तो क्या कि एनएनपीएफसी माइनस यूसीपी माइनस सीटी माइनस सीएसएस प्लस टीपी प्लस आईपीडी, इनका जो क्या है कि विस्तृत नाम ये है, जैसे कि यूसीपी
अवितरित निगम लाभ होता है, सीटी निगम कर होता है, सीएसएस सामाजिक सुरक्षा अंशदान होता है, टीपी हस्तांतरण भुगतान होता है, आईपीईडी सार्वजनिक ऋण पर ब्याज होता है। हस्तांतरण भुगतान वे भुगतान है जो किसी सेवा की एवज में नहीं दिए जाते अपितु सामाजिक सुरक्षा के तहत कमजोर वर्ग को सरकार की ओर से प्रदान किए जाते हैं, जैसे पेंशन, बेरोजगारी भत्ता होता है, विकलांगों को सहायता। इनमें क्रय शक्ति का हस्तांतरण एक समूह से दूसरे समूह को होता है। फिर अगला ये क्या है कि व्यक्तिगत खर्च योग्य आय या प्रयोजन आय, इन दोनों अवधारणाओं से महत्वपूर्ण क्या है कि यह अवधारणा, इस अवधारणा से क्या अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे व्यक्तिगत खर्च योग्य आय, इसको क्या कहते हैं अपन, प्रयोज्य आय भी कहते हैं। यदि व्यक्ति की आय में से प्रत्यक्ष कर यानी आयकर, फीस, जुर्माना आदि को घटा दिया जाता है या व्यक्ति के उपभोग को बचत को जोड़ दिया जाता है तो ये खर्च क्या है कि योग्य आय बन जाती है। खर्च योग्य आय है बराबर व्यक्ति का आय माइनस आयकर, प्रत्यक्ष कर माइनस शून्य या जुर्माना, उनको घटा दिया जाता है तो वो क्या है कि व्यक्ति की खर्च योग्य आय प्राप्त हो जाती है। खर्च करने योग्य आय है उसकी क्या है कि अपन यहाँ करेंगे उसका एक, जैसे खर्च योग्य आय बराबर उपभोग, खर्च योग्य आय को क्या 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 कह सकते हैं, उपभोग प्लस बचत कह सकते हैं। उपभोग यानी सेविंग प्लस बचत। देखो एक क्वेश्चन है उसके माध्यम से अपन को उसको क्या है कि इसको व्यक्तिगत खर्च योग्य आय को या परियोजना आय को समझ सकते हैं। जैसे यदि व्यक्तिक आय 50,000 है, व्यक्तिक आयकर 2,000 है, उपभोग 42,000 है, व्यक्तिक ब्याज भुगतान क्या है कि 2,000 है तो व्यक्तिक बचत 4,000 हो तो खर्च योग्य आय होगी। ऐसे तो इसमें क्या है कि सीधे आंसर 48,000 दे रखा है। इसको अपन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखो पहला है व्यक्तिक आय कितनी है, उसकी 50,000 है। और फिर इसमें क्या करते हैं, उपभोग प्लस बचत है, उस दोनों को मिला के खर्च योग्य आय होती है ना। जो व्यक्तिक आय है, व्यक्तिक आय में से उसका क्या है कि जो कर होता है ना वो घटा देंगे तो क्या है कि खर्च करने योग्य आय बच जाएगी। जैसे कि इसमें तो यह है, एक तो सीधा सा आंसर है ये 50,000 यहाँ से, और उसमें क्या है कि व्यक्तिक आयकर है, आयकर को अपन घटा देंगे, ये आयकर 2,000 तो इसमें क्या है कि 48,000 रह जाएगा। और दूसरा अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि जैसे उपभोग प्लस बचत को जोड़ लेते हैं, वो उपभोग कितने का करता है, देखो उपभोग करता है 42 को, और व्यक्ति को फिर क्या है कि उसका ये क्या है कि व्यक्ति बचत कितनी है 4,000 है उसकी, और फिर उसका क्या है कि व्यक्ति ब्याज भुगतान है 2,000 तो इनको जोड़ के ऐसे भी 48 उसको क्या अपन ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन सबसे साधारण और जल्दी होने वाले क्वेश्चन ये कि इसमें से क्या है कि व्यक्तिक आय होती है, उसमें क्या है कि अपन क्या उसको जो है ना व्यक्तिक आयकर है, आय में से उसका आयकर घटा दिया जाता है ना तो वो क्या है कि उसकी उपभोग योग्य आय बच जाती है। जैसे राष्ट्रीय खर्च योग्य आय, राष्ट्रीय खर्च योग्य आय को ज्ञात करना है, NDI बराबर NI प्लस NIT प्लस NTEW है। NIT शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहते हैं इसको, NI को राष्ट्रीय आय कहते हैं, NTEW शेष विश्व से शुद्ध हस्तांतरण आय, प्रति व्यक्ति आय। यदि राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग दे दिया जाता है, राष्ट्रीय आय होती है ना उसमें कुल जनसंख्या का भाग दे दिया जाता है तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। प्रति व्यक्ति आय प्राप्त ज्ञात करने के लिए कि राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या का उसका भाग दे दिया जाता है। अब इसमें क्या है कि आगे है राष्ट्रीय आय का महत्व। राष्ट्रीय आय है उसका महत्व, राष्ट्रीय आय के मूल्यांकन से एक देश की सही आर्थिक जानकारी मिलती है, सरकार को उचित आर्थिक नीतियां बनाने में मदद मिलती है, राष्ट्रीय आय के वितरण से आर्थिक प्रगति में असमानता का पता चलता है, क्षेत्रीय आर्थिक असमानता दूर करने में मदद मिलती है, विश्व के देशों में तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायता देती है, देश में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को आय के समान वितरण के लिए तथा रोजगार में वृद्धि हेतु उपयोग में लिया जाता है, राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के लिए रणनीतियाँ, मूल्यांकन, विस्तार आदि बनाने में क्या की मदद मिलती है। फिर है राष्ट्रीय आय है उसके क्या है कि राष्ट्रीय आय व आर्थिक कल्याण के संबंध में, राष्ट्रीय आय के कल्याण के संबंध में कुछ बातें हैं। देखो राष्ट्रीय आय तथा आर्थिक कल्याण में संबंध, जब व्यक्ति अथवा समाज खुश एवं संतुष्ट हो तो उसका संबंध क्या है कि कल्याण से होता है। आर्थिक कल्याण से अभिप्राय उस कल्याण से होता है जिसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा में मापा जा सकता है। राष्ट्रीय आय व आर्थिक कल्याण में गहरा संबंध होता है, इन दोनों में राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण में संबंध बताया गया। यदि राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो आर्थिक
कल्याण भी बढ़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय आय का स्तर उत्पादन में वृद्धि से बढ़ता है तथा उत्पादन में वृद्धि से देश में रोजगार सृजन होता है और राष्ट्रीय व्यय बढ़ता है। राष्ट्रीय आय बढ़ने से क्या क्या आर्थिक कल्याण अधिक होता है। राष्ट्रीय आय का वितरण जितना समान होगा, आर्थिक कल्याण उतना ही अधिक होगा। राष्ट्रीय आय की विषमता के कारण आर्थिक कुशलता पैदा होती है, जो आर्थिक विकास की गति को धीमा करती है। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि तथा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आर्थिक विकास और आर्थिक कल्याण का सर्वोत्तम सूचक होती है। तो इसमें क्या है कि राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण है, उसमें क्या है कि संबंध दर्शाया गया है। इसके माध्यम से क्या है कि ये अपन डाटा है वो एक बार पढ़ ले तो इसमें क्या है कि कन्फ्यूजन दूर हो जाता है कि राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण में क्या संबंध है और क्या संबंध नहीं है। आजकल क्या है कि कुछ फैक्ट के क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते कि अपन चलो उसको रट लो और को में क्या है कि आंसर सही हो जाता है। वो क्या है कि अगर चारों ही ऑप्शन अपन को तैयार है तो अपन को उसका सटीक आंसर दे सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर है उनका पैटर्न चेंज होने लगा। तो उसमें क्या है कि ये अपन को डाटा क्या है कि अच्छे से पढ़ना होगा, समझना होगा, फिर ये अपन क्वेश्चन को क्या है कि हल कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जब व्यक्ति अथवा समाज खुश एवं संतुष्ट हो तो उसका संबंध क्या है कि कल्याण से होता है। ये अपन को फैक्ट अगर याद है सही से तो अपन क्या है कि उसका इस जो संबंध है उनका आंसर दे सकते हैं, वरना तो अपन नहीं दे सकेंगे। आज के इस वीडियो के अंतर्गत अपन ने क्या किया है, राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय का जैसे कि उसका विकास किस वजह से हुआ है, राष्ट्रीय आय है उसकी परिभाषा क्या है, और परिभाषा के बाद में उसमें क्या है कि अन्य कुछ अवधारणाएं हैं वो पढ़ी हैं, और राष्ट्रीय आय की विशेषताएं पढ़ी है। इसके बाद में अपन क्या है कि इसके आज जैसे जीडीपी, जीएनपी, डीडीपी, एनडीपी, जीडीपी है वो सारे के बारे में अपन क्या है कि एक ही वीडियो और लेके आएंगे, जिसमें क्या है कि 2 वीडियो के अंतर्गत अपने राष्ट्रीय आय क्या है कि कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि ये डाटा है, ये डाटा है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आपको ये क्या है कि याद करना ही होता है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है उसका गठन कब हुआ था, उसका मुख्यालय कहाँ है, और अभी जो है कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, पहले कौन करता था, उसके बारे में ये क्या है कि विस्तार से इसको आपको क्या है कि याद करना ही होता है।